हेलो एवरीवन। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की विस्कोसिटी सीरीज में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, विस्कोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, प्रेशर एनर्जी। एनर्जी possessed बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, और प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम होती है पीवी। दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, pe is equals to mgh. Density, we all know rho equal to m by v. Equation of continuity, we all know A1 V1 is equals to A2 V2. Bernoulli theorem, it says the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume of an incompressible and non-viscous fluid in steady flow through a pipe remains constant along a streamline. मैथमेटिकली हम कह सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। प्रूफ के लिए हमने क्या किया, वही जो आप एनिमेशन अभी GIF देख रहे थे उसी का स्टिल डायग्राम हमने कंसिडर किया कि हमारा एक लिक्विड जो है एक पाइप AB से मूव कर रहा है, और इस पाइप AB का वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। इसमें ए पॉइंट पे प्रेशर हमने कहा P1, बी पॉइंट पे प्रेशर हो गया P2। ठीक है, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए, बी के ऊपर A2 हो गया। ठीक है, H1 इज द मीन हाइट ऑफ A फ्रॉम ग्राउंड, H2 मीन हाइट ऑफ B फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, V1 is the velocity of liquid at A, V2 is the velocity of liquid at B. ठीक है, and rho is the density of ideal fluid or liquid flowing through the tube. ठीक है, अच्छा यहां पे P1 is greater than P2, तभी तो लिक्विड ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर याद हो, उसमें हमने कहा था द मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकेंड ऑफ द ट्यूब होता है A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो इज इक्वल टू मास, क्योंकि हमने कहा ना मास ऑफ लिक्विड। यहां से हम लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल्स टू V वॉल्यूम, क्योंकि ये रो नीचे आएगा तो m बाय रो क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन। अच्छा, एज A1 इज ग्रेटर देन A2, जो आपको फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा है, सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से क्या होगा, V2 is greater than V1. Now, work done per second on the liquid by pressure energy at A is equal to P1 A1 V1. अब ये कहाँ से आया, वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स की जगह हमने लिखा प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी, तो ये आ गया P1 A1 V1। अच्छा, अभी हमने देखा था A1 V1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम V, तो ये मेरे पास आ गया P1 V के बराबर। वर्क डन पर सेकेंड बाय द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी एट B is equal to P2 V. Now the net work done per second on the liquid by the pressure energy, तो on the liquid ये पॉजिटिव है, और by the liquid क्योंकि अगेंस्ट प्रेशर एनर्जी तो नेगेटिव होगा, तो ये मेरे पास आता है P1V minus P2V. Increase in potential energy per second of liquid from A to B is equal to mgh2 minus mgh1. Increase in kinetic energy per second of liquid from A to B is half mv2 square minus half mv1 square. Now from work energy theorem we can say work done per second on the liquid is equal to increase in potential energy plus increase in kinetic energy. इसमें हमने वैल्यू रखी P1V minus P2V is equal to mgh2 minus mgh1 plus half mv2 square minus half mv1 square. फिर हमने 1 वाली टर्म्स एक साइड और 2 वाली टर्म दूसरी साइड कर ली। अब हम इस इक्वेशन को कैपिटल V यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं।
तो ये आ गया P1 प्लस एम जी एच वन अपॉन वी प्लस एम वी वन स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल वी प्लस P2 इज इक्वल टू P2 प्लस एम जी एच टू अपॉन कैपिटल वी प्लस एम वी टू स्क्वायर अपॉन 2v। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो ये आ गया P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है बर्नौली थ्योरम का प्रूफ। लिमिटेशंस क्या है बर्नौली थ्योरम की? तो इट वाज इनकरेक्टली assumed that velocity of liquid across any cross section of tube is uniform। होता ही नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म होती ही नहीं है लिक्विड की। दूसरा, द विस्कस ड्रैग फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन। उसको अभी किसी ने अकाउंट में लिया ही नहीं था भाई। तीसरा, डिराइव करते टाइम ये रॉन्ग अजम्पशन था कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं जब लिक्विड मोशन में। अच्छा, चौथा, if the liquid is flowing along a curved path the energy due to centrifugal force should be considered, लेकिन नहीं की गई। अब आता है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो देखो होता क्या है, पैसेज ऑफ टाइम लोगों की जिंदगी के साथ साथ क्या होता है कि उनकी जो आर्टरी है उसकी इनर वॉल में क्या होता है, प्लैक एक्यूमुलेट करने लग जाता है और आर्टरी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है। देखो नॉर्मल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कितना मस्त तरीके से आराम से आ रहा है। अब यहाँ पे प्लैक के कारण क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो गया। ठीक है, अब अगर इस ब्लड को यहां से पास करना है इस कॉन्ट्रिक्शन से, तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब हार्ट ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड क्या है, आर्टरी में इंक्रीज करेगा। अब अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो बर्नौली थ्योरम के कारण क्या होगा, आर्टरी के अंदर का प्रेशर कम होगा। बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर कम, तो आर्टरी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, अब उस कोलैप्स से बचाना है तो हार्ट को और एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि आर्टरी ओपन रहे और ब्लड उससे जा सके। ठीक है, अब जब ब्लड फिर स्पीड से जाएगा तो फिर इंटरनल प्रेशर फिर से कम हो जाएगा, यानी कि फिर से कोलैप्स हो सकता है और इसी से हार्ट अटैक होता है। चलिए एग्जांपल्स ऑफ बर्नौली थ्योरम समझते हैं। पहली चीज आती है डायनामिक लिफ्ट। ये क्या होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच एज एयरप्लेन विंग और a spinning ball by virtue of its motion through a fluid। इसका पहला एग्जांपल आता है मैग्नेस इफेक्ट। ये क्या होता है, स्पिनिंग बॉल डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री एज इट मूव्स थ्रू एयर। इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। ये बॉल, ये है आपकी बॉल, ये मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट और एयर जो है वो हो गई राइट टू लेफ्ट। जैसा कि डायग्राम में क्लियर है, हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन सेम है। इसका मतलब velocity of air above the ball is equals to velocity of air below the ball at the corresponding points। अगर वेलोसिटी सेम है तो प्रेशर डिफरेंस हो गया जीरो, और अगर प्रेशर डिफरेंस जीरो है इसका मतलब द एयर एक्सर्ट्स नो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉल। दूसरा केस, बॉल मूविंग विद स्पिन। अब इस केस में अगेन बॉल आपका मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट और एयर हो गई राइट टू लेफ्ट। A spinning ball drags air along with it. Rough surface, more air gets dragged. The ball is moving forward and relative to it the air is moving backwards। यानी कि बॉल आपका मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट और आपका एयर मूव कर रही है राइट टू लेफ्ट। So the velocity of air above the ball relative to it is smaller and below it is larger। यानी कि नीचे वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी कम है। अगर नीचे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया और ऊपर हो गया प्रेशर ज्यादा। ठीक है, स्ट्रीमलाइंस नीचे क्राउडेड हैं, ऊपर हल्की हल्की हैं। ये जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है इसके कारण प्रेशर डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया, ऊपर प्रेशर ज्यादा नीचे प्रेशर कम, तो फोर्स भी कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए मैग्नेस इफेक्ट का एक और एग्जांपल देखते हैं, फुटबॉल में फ्री किक।
तो ये है फ्री किक का मूवमेंट। अब क्या करते हैं कि ये स्पिन भी कर रही है और स्ट्रेट भी जा रही है, तो फुटबॉलर ने स्ट्रेट मारी। अब उसके कारण क्या, एयर के मूवमेंट के कारण ये वाली एयर इसके मोशन के ऑपोजिट में और ये वाली एयर इसके मोशन के सपोर्ट में। तो अगर यहाँ पे ये ऑपोजिट है तो यहाँ वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, इस साइड में वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। तो प्रेशर हमेशा हाई से लो, इसीलिए इस साइड मूव कर जाती है, यानी कि कर्व कर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग, जिसे एरोफॉइल कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपर सरफेस ज्यादा कर्व्ड होता है एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस, और हेड जो है वो टेल के मुकाबले ज्यादा थिक होता है। अब अपर सरफेस अगर ज्यादा कर्व्ड है तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर या स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होती है। अगर स्पीड ज्यादा है तो बर्नौली थ्योरम से यहाँ प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, एक वर्टिकल लिफ्ट मिलती है एरोप्लेन को और वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, एटोमाइजर। अभी एटोमाइजर जो आपने स्प्रे वगैरह में देखा ही हुआ, ठीक है। एयर ब्लोइंग आउट ऑफ द बल्ब क्रिएट्स लो प्रेशर, यहाँ से एयर निकले, इससे प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ये ऊपर आएगा और फिर बाहर चला जाएगा। बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया। वैसे ये बेस्ट एग्जांपल है वेंचुरीमीटर का, जो आप वेंचुरीमीटर का वीडियो देखोगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, सिंपल सी बात है, जब आपका स्टॉर्म आएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, हाउस के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हाई से लो जाएगा, उड़ जाएगा मकान। मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स, अब ये दो पैरेलल बोट अगर जाएंगी तो क्या होगा, इनके बीच में वेलोसिटी आपकी हो गई ज़्यादा, प्रेशर हो गया कम, तो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। भाई बोट्स का मिला नहीं तो बैलून लगा दिए, मतलब तो वही है। चलिए, लेट अस डू a few examples to understand the topic better. Question number 1, in deriving Bernoulli equation, we equated the work done on the fluid in the tube to its change in potential and kinetic energy. A part, how does the pressure change as the fluid move along the tube if the dissipative forces are present? B part, do the dissipative forces become more important as the fluid velocity increases? Discuss qualitatively. तो अगर डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी तो सम पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट दीज फोर्सेस। तो इसके कारण क्या होगा, फ्लूइड प्रेशर डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ट्यूब, दैट इज एज द फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब। बी पार्ट, अगर फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डिसिपेटिव फोर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ड्यू टू द राइज ऑफ टर्बुलेंस, और टर्बुलेंट फ्लो जो है it cause dissipative loss in a fluid. Question number 2, a horizontal pipe of diameter 20 centimeter has a constriction of diameter 4 centimeter. The velocity of water in the pipe is 2 meter per second and the pressure is 10 to the power of 7 Newton per meter square. Calculate the velocity and pressure at the constriction. तो D1 गिवन है 20 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट किया, तो अगर D1 है तो R1 भी निकल जाएगा, D2 को फिर मीटर में कन्वर्ट किया, R2 निकाला, V1 और P गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसमें हमने A की जगह पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, दोनों में R1 और R2 की वैल्यूज रखी, ठीक है, सॉल्व किया, तो V2 हमारा निकलता है 50 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लगाते हैं बर्नौली थ्योरम हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें MGH वाला इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप में H सेम होता तो टर्म्स हट जाती हैं। इसमें हमने P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिखा। हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ से P2 निकलता है 0.875 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 या 8.75 इंटू 10 to the power of 6 Newton per meter square. Question number 3, a plane is in level flight at a constant speed and each of its two wings has an area of 25 meter square. If the speed of the air is 180 km per hour over the lower wing and 234 km per hour over the upper wing surface,
डिटरमाइन द प्लेन्स मास, टेक एयर डेंसिटी टू बी 1 kg per meter cube। तो A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो विंग्स थे और एक का 25 है तो दो का तो 50 मीटर स्क्वायर। रो इज 1 kg पर मीटर क्यूब। V1 इज 180 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में हो गया 50। सिमिलरली V2 को कन्वर्ट किया तो निकला 65 मीटर पर सेकंड। बर्नौली थ्योरम कहती है फॉर हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस या हॉरिजॉन्टल पाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसमें P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे P1 हो गया प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग, P2 हो गया प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द विंग। तो P2 माइनस P1 लिख सकते हैं हाफ रो इन ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये प्रोवाइड करेगा अपवर्ड फोर्स ऑन द एरोप्लेन। बर्नौली थ्योरम से यही पढ़ा हमने। तो अपवर्ड फोर्स ऑन द प्लेन जो है वो निकलेगा F इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू A। P2 माइनस P1 की जगह हाफ रो इन ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू A, इसमें सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो मेरे पास आता है F इज इक्वल टू 43,125 न्यूटन। न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू mg वैल्यू रखी तो यहाँ m निकलता है 4400 kg अप्रोक्सीमेट। Question number 4. Water flows steadily through a horizontal pipe at a rate of 8 into 10 to the power of minus 3 meter cube per second. If the area of cross section of the pipe is 40 into 10 to the power of minus 4 meter square, calculate the flow velocity of water. B part, find the total pressure in the pipe if static pressure in the horizontal pipe is 3 into 10 to the power of 4 Pascal. Density of water is 10 to the power of 3 kg per meter cube. What is the net flow velocity if the total pressure is 3.6 into 10 to the power of 4 Pascals. तो हमें V गिवन है, A गिवन है, स्टैटिक प्रेशर गिवन है और डेंसिटी गिवन है रो। अच्छा, फ्लो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ्लो वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन A। कैपिटल V क्या होता है? वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो फॉर्मूला तो करेक्ट है। इसमें वैल्यूज रखी तो फ्लो वेलोसिटी निकलती है 2 मीटर पर सेकेंड। आ जाते हैं बी पार्ट पे। उसने बोला टोटल प्रेशर निकालना है, स्टैटिक प्रेशर दिया हुआ है तो टोटल प्रेशर इज स्टैटिक प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। इसमें भी वैल्यूज रखी तो ये आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 पास्कल्स। सी पार्ट, अब इसमें बोला टोटल प्रेशर इज गिवन। बी पार्ट में हमने टोटल प्रेशर निकाला था, सी में ऑलरेडी टोटल प्रेशर गिवन है और कह रहा है वेलोसिटी निकालो, तो फॉर्मूला ऊपर वाला यूज होगा। बस P की जगह P डैश इज इक्वल टू P स्टैटिक प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ इस वेलोसिटी जो मुझे निकालनी है उसे मैं V1 कहता हूँ। P डैश मुझे गिवन है, P स्टैटिक मुझे पहले से गिवन है, हाफ रो भी गिवन था क्वेश्चन में 1000 वाटर के लिए, ठीक है। और V1 डैश V1 स्क्वायर निकाल लेंगे तो V1 यहाँ से निकलता है √12 या 3.5 मीटर पर सेकेंड। Question number 5. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 to the power of 5 kg. Its total wing area is 500 meter square. It is in level flight with a speed of 960 km per hour. The density of air is rho is equal to 1.2 kg per meter cube. Estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings. Estimate the fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. तो m is given, area is given। अच्छा, यहाँ पे v average given है, ठीक है। v average is 960 किलोमीटर पर आवर। अब v average क्या है? v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया और रो भी गिवन है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू F अपॉन A। F की जगह mg, यहाँ हमने वैल्यूज रखी तो प्रेशर डिफरेंस कितना आता है? 6468 पास्कल्स। बर्नौली थ्योरम से
P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square। ठीक है, अब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1 लिख सकते हैं। अच्छा, V1 प्लस V2 अपॉन 2, यानी कि ये वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू लिखी जा सकती है। तो हमने P1 माइनस P2 की वैल्यू रखी, रो की वैल्यू रखी 1.2, V2 माइनस V1 मुझे पता नहीं, और बाकी जगह ये लिख दिया, तो V2 माइनस V1 आ गया। अच्छा, हमें निकालना था फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ विंग विद रेस्पेक्ट टू लोअर सरफेस, यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। V2 माइनस V1 इज 20.21 और V एवरेज इज 266.7। यहाँ वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 0.076 या अप्रोक्सीमेटली 8%। नाउ इज द टाइम फॉर रीकैप। क्या क्या पढ़ा हमने भाई? बर्नौली थ्योरम क्या होती है? फॉर्मूले में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, स्पिनिंग ऑफ बॉल, अपलिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, इन दोनों को हमने डायनामिक लिफ्ट का, एटमाइजर, रूफ का ऊपर उड़ जाना, और दो अगर बोट्स मूव कर रही हैं तो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। लिमिटेशंस देखी फिर हमने बर्नौली थ्योरम की, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती, विस्कस ड्रैग फोर्स को नहीं लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं लिया, और एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं लिया। सो नाउ इज द टाइम फॉर द असाइनमेंट। ये हो गए आपके पहले 8 क्वेश्चंस। द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 9 to 14 क्वेश्चंस ट्राई करो, ना आए तो नेक्स्ट वीडियो देखना। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, यूट्यूब, जहां से जो चीज ली गई उन सब का धन्यवाद। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन द असाइनमेंट ऑन बर्नौली थ्योरम। थैंक यू सो मच।